Good morning, students. Today we will start a new topic, increasing and decreasing functions. एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से है। तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में अगर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की बात करूं तो सबसे पहले मैं एक एग्जांपल आपको बताना चाहता हूं। अगर एक फंक्शन में एफ एक्स इजकल टू एक्स स्क्वायर ले लूँ जिसका डोमेन रियल वैल्यू हो, ठीक है ना, सारी रियल वैल्यूज, तो उसका ग्राफ जो है ये वाला बनेगा। उसका ग्राफ ये वाला बनेगा। आप लोग कई बार मैंने बताया भी है कि किस तरह से ग्राफ बनाया जाता है। एक्स की वैल्यूज़ लेके एफ एक्स की वैल्यू निकालते रहो और बहुत सारी वैल्यूज़ आ जाएंगी। यानी एक्स की वैल्यू 0 पे 0 आएगी, 1 पे 1 आएगी, 2 पे 4 आएगी, 3 पे अगर मैं बात करूँ 9 आएगी, 4 पे हमारी 16 आएगी, इस तरह से। तो ये फर्स्ट वाली एक्स की वैल्यूज़ है और सेकंड वाली एफ एक्स की वैल्यूज़ है। तो ग्राफ हमारा यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा 0 से और पॉजिटिव डायरेक्शन में फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ऐसे ही अगर 0 0 तो है ही, अगर मैं यहाँ पे -1 रखूँ तो भी एफ एक्स की वैल्यू 1 रहेगी, -2 रखूँ तो 4 रहेगी, -3 रखूँगा तो 9 और -4 रखूँगा तो 16। यानी कि ग्राफ सीधा हमारा लेफ्ट हैंड से राइट हैंड में ऐसे जाएगा, ठीक है ना। चलिए स्टूडेंट्स, तो ये मैंने बात करी थी एफ एक्स इक्वल टू एक्स की ग्राफ की। तो अगर मैं बात करूँ इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शंस की, तो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होते हैं? ऐसे फंक्शन जो एक्स की वैल्यू बढ़ने के साथ साथ बढ़ते हैं, इंक्रीजिंग फंक्शन होते हैं, और जो एक्स की वैल्यू घटने के साथ साथ घटते हैं वो डिक्रीजिंग फंक्शंस होते हैं, ठीक है ना। यानी कि अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ, एफ एक्स इजकल टू 2x, सपोज दैट ये फंक्शन देते हैं एफ एक्स इजकल टू 2x, ठीक। अगर मैं एक्स की वैल्यू यहाँ पे 0 रखता हूँ तो एफ एक्स की वैल्यू भी क्या आएगी? अगर मैं यहाँ पे एक्स की वैल्यू रखूँ, यहाँ एफ एक्स की वैल्यू रखूँ, अगर एक्स की वैल्यू यहाँ पे 0 रखता हूँ तो एफ एक्स की वैल्यू भी 0 आएगी, ठीक है। अगर एक्स की वैल्यू यहाँ पे मैं 1 रखता हूँ तो एफ एक्स की वैल्यू 2 आएगी, एक्स की वैल्यू 2 रखता हूँ तो यहाँ पे 4 आएगी, 3 रखता हूँ तो 6। यानी कि आप ये ऐसे एक टेबल बनाते चले जाओ। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जब 0 थी तो 0, यानी कि एक्स की वैल्यू और एफ एक्स की वैल्यू इक्वल थी, ठीक है। लेकिन जैसे एक्स की वैल्यू से हम बढ़ते गए तो एफ एक्स की वैल्यू में भी इंक्रीमेंट होता चला गया, ठीक है ना। तो ऐसे फंक्शंस क्या होते हैं? हमारे इंक्रीजिंग फंक्शंस होते हैं, इंक्रीजिंग फंक्शंस। इसी तरीके से ऐसे फंक्शंस जो एक्स की वैल्यू बढ़ने के साथ साथ एफ एक्स की वैल्यू को कम कर देते हैं। यानी कि एक्स की वैल्यू अगर बढ़ती है तो एफ एक्स की वैल्यू कम हो जाती है उसी हिसाब से। यानी सीधी सी बात है, जो एक्स होगा वो इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एफ एक्स के, ठीक है ना। यानी कि एक्स बढ़ेगा तो एफ एक्स घटेगा। तो ऐसे फंक्शंस क्या होते हैं? हमारे डिक्रीजिंग फंक्शंस होते हैं। कैसे फंक्शन होते हैं? डिक्रीजिंग फंक्शंस। चलिए स्टूडेंट्स, तो ये तो बात की बाय द ग्राफ मुझे समझाने की कि किस तरह से होते हैं। तो यहाँ पे एनसीईआरटी में पेज नंबर 199 पे डेफिनेशन 1 लिखी हुई है, लेट कैपिटल आई बी एन इंटरवल। अब इंटरवल की बात करूँगा। इंटरवल कंटेन इन द डोमेन ऑफ अ रियल वैल्यूड फंक्शन एफ, देन एफ इज सेड टू बी इंक्रीजिंग इफ, अगर x1 जो है x2 से छोटा है तो एफ एक्स वन भी एफ एक्स टू से छोटा होगा, ठीक है ना। एफ एक्स टू से छोटा होगा। तो ये फंक्शन क्या होते हैं? हमारे इंक्रीजिंग फंक्शन। और अगर x1 x2 से बड़ा है और एफ एक्स वन एफ एक्स टू से छोटा है या इक्वल है तो फंक्शन डिक्रीजिंग फंक्शन होता है, ठीक है ना, किसी भी इंटरवल आई में। सो स्टूडेंट्स, अगर एक फंक्शन और
बात करें चलिए, ये डेफिनेशन थी। डेफिनेशन नंबर 1 जो मैं अभी भी बताई, लेट कैपिटल आई बी एन इंटरवल कंटेन इन द डोमेन। डोमेन की बात करें, डोमेन का एक इंटरवल होगा ऑफ रियल वैल्यूड फंक्शन एफ। अगर x1 x2 से कम है लेकिन fx1 भी और fx1 भी fx2 से कम है तो ये इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। और डिक्रीजिंग कब होगा? जब x साइन लगा हुआ यहाँ पे साइन लगेगा ये वाला साइन लग जाएगा। कि x1 जो है x2 से ग्रेटर है लेकिन fx1 fx2 से कम है तो यहाँ पे फंक्शन कैसा होगा? डिक्रीजिंग होगा, ठीक है ना। और अगर fx की वैल्यू c आ जाती है, c यानी कांस्टेंट वैल्यू आ जाती है, तो ये फंक्शन कांस्टेंट फंक्शन कहलाएगा। ना कि इंक्रीजिंग होगा ना ही डिक्रीजिंग होगा, ये कांस्टेंट फंक्शन होगा, ठीक है ना। ये आई थिंक डबल डबल आ गया मेरे पास, ये वाला पोर्शन डबल डबल आ गया, ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट चलते हैं। सपोज दैट मैंने एक क्वेश्चन ले लिया एफ एक्स इजकल टू 3x+4। अगर मैं इसका ग्राफ आपके सामने ड्रॉ करूं तो ये y इजकल टू mx+c की फॉर्म में है। तो m की वैल्यू आ जाएगी 3 यानी पॉजिटिव और c की वैल्यू आ जाएगी 4। तो ये फंक्शन कुछ इस तरह से बनेगा, यहाँ से पॉजिटिव 4 y एक्सिस पे इंटरसेप्ट, ये जो c होता है ये y इंटरसेप्ट होता है, यहाँ से इस तरीके से हम उठा लेंगे इसको, ठीक है। तो ये बनेगी एक लाइन, ठीक है, क्योंकि ये पॉजिटिव डायरेक्शन, इसका जो स्लोप है वो पॉजिटिव है। अब यहाँ पे देखो, पहली बात तो अगर आप ऐसे नहीं बना सकते, नो डाउट आप x और y की वैल्यू ड्रॉ करके बना सकते हैं, ठीक है ना। 3x+4, तो यही वाली लाइन हमारी बनेगी, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ा रहे हैं f की वैल्यू बढ़ रही है। यानी x की वैल्यू अगर 0 रखता हूँ तो y की वैल्यू जो आएगी यानी f की वैल्यू आ जाएगी 4 आएगी। अगर x की वैल्यू में 1 रखता हूँ तो f की वैल्यू क्या आएगी? 7 आएगी, यानी कि ये बढ़ता जा रहा है। तो ऐसे फंक्शन इंक्रीजिंग तो कहलाते हैं, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कहलाते हैं, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कहलाते हैं, ठीक है ना। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग क्यों कहलाते हैं? क्योंकि ये हर जगह बढ़ ही रहे हैं, कहीं भी कांस्टेंट नहीं हो रहे हैं, ठीक है ना। अब ये वर्ड है हमारा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ठीक है। इसको देखो जरा, इंक्रीजिंग फंक्शन और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन में क्या डिफरेंस होता है, ये चीज़ आप लोग यहाँ पे समझोगे। अगर मैं एक एग्जांपल लेता हूँ तुम्हारे पास, एफ एक्स इजकल टू साइन एक्स, एक क्वेश्चन लेता हूँ एफ एक्स इजकल टू साइन एक्स, और इसका ग्राफ मैं अगर आपके पास बनाऊँ तो फंक्शन का जो ग्राफ बनता है, मैंने कई बार बनवाया भी है, इस तरह से बनता है, ठीक है। 0 पे 0, ये 1 कर लेता हूँ यहाँ पे 1, और यहाँ पे कर लेता हूँ -1, तो ये π/2 आएगा, ये पाई यहाँ पे आ जाएगा 3π/2, यहाँ पे 2π, ठीक है, इस तरह से आएगा। तो फंक्शन इस तरह से बनता है। अगर मैं इसकी बात करूँ साइन एक्स की वैल्यू की, तो साइन एक्स की वैल्यू 0 से लेके π/2 तक तो बढ़ी, π/2 के बाद घटनी शुरू हुई और पाई तक फिर घटी, फिर घटती गई और 3π/2 तक घटती चली गई, ठीक है। 3π/2 से फिर से बढ़नी स्टार्ट हुई यहाँ से
और 2 पाई और 5 पाई बाई 2 तक, कितनी 5 पाई बाई 2 तक ये बढ़ती चली गई। इस तरह से ये प्रोसेस चलता रहता है आगे, ठीक है। तो इस केस में हम क्या कहेंगे कि फंक्शन, क्योंकि ये फंक्शन किसी इंटरवल में बढ़ रहा है, किसी इंटरवल में घट रहा है, और अगर ऑल ओवर हम रियल वैल्यूज़ के लिए लिखा, यानी अगर हम इंटरवल जो है रियल वैल्यू का ले लें, तो ये ना तो इंक्रीजिंग है ना डिक्रीजिंग, इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते, ठीक है, क्योंकि बढ़ भी रहा है घट भी रहा है, ऐसे नहीं लिख सकते कि ये इंक्रीजिंग भी है डिक्रीजिंग भी है। हम लिखेंगे नेदर इंक्रीजिंग और नेदर नॉर डिक्रीजिंग, ना तो ये इंक्रीजिंग है ना डिक्रीजिंग हम इसको बोलेंगे, यानी कि उसको हमने एक ऐसे ग्रुप में डाल दिया कि वो ना तो इंक्रीजिंग है ना ही डिक्रीजिंग है। लेकिन हाँ, अगर पर्टिकुलर इंटरवल की बात करें, अगर हम बात करें कि 0 से पाई बाई 2 में बताओ, 0 से पाई बाई 2 में बताओ कि फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, तो एक चीज़ ध्यान दो, 0 से लेके पाई बाई 2 तक फंक्शन बढ़ रहा है, फंक्शन की वैल्यू 0 से लेके 1 तक हो रही है, एफ एक्स की वैल्यू, यानी अगर एक्स की वैल्यू को हम 0 से लेके पाई बाई 2 तक ले जाते हैं तो फंक्शन की वैल्यू 0 से लेके 1 तक बढ़ती है, ठीक है ना। तो इंटरवल के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें, अगर ऑन 0 टू पाई बाई 2 की बात करें तो फंक्शन इज़ इंक्रीजिंग। अगर हम पाई बाई 2 से लेके 3 पाई बाई 2 तक की बात करें तो फंक्शन इज़ डिक्रीजिंग, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग में इंटरवल्स का पता लगा सकते हैं कि किस इंटरवल में इंक्रीजिंग है, और इंटरवल का क्या यूज़ है ये भी हमें पता चल जाएगा, ठीक है ना। अब देखो, कुछ डिफरेंस बताऊंगा इंक्रीजिंग फंक्शन, डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में, ठीक है। तो अगर मैं एक ग्राफ खींच देता हूँ, सपोज दैट एक फंक्शन है, इस तरह का है, एनसीईआरटी में भी गिवन है, ठीक है, इस तरह ग्राफ है। तो अगर मैं बात करूँ कि ये फंक्शन का जो ग्राफ हमने बनाया, ये यहाँ से 0 से स्टार्ट हुआ, बढ़ना स्टार्ट हुआ, यहाँ तक गया, यहाँ के बाद में ये कांस्टेंट हुआ, कांस्टेंट के बाद में फिर बढ़ना स्टार्ट हुआ, तो ये फंक्शन इंक्रीजिंग कहलाएगा, क्योंकि ये हर जगह नहीं बढ़ रहा है, ये बीच में कांस्टेंट भी हो जा रहा था, लेकिन ये कि घटा कहीं नहीं है, इसलिए इंक्रीजिंग इसको बोलेंगे, ठीक है। इसी तरह से अगर एक और मैं ग्राफ बनाऊँ इस तरह से, तो हम देखते हैं कि ये फंक्शन बढ़ ही रहा है, कहीं पे भी घटा नहीं है, ना कहीं पे, ना तो ये कहीं भी डिक्रीज हुआ, इंक्रीज ही हुआ है हर जगह, और ना ही कहीं पे कांस्टेंट हुआ है। तो ये हुआ हमारा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ, इसी तरह से डिक्रीजिंग की बात करता हूँ, अगर एक फंक्शन हमारा डिक्रीज हुआ, कांस्टेंट हुआ, फिर डिक्रीज हो गया, ठीक है, तो ये हमारा डिक्रीजिंग फंक्शन कहलाएगा, डिक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। और दूसरा एक और फंक्शन ले लूँ, ये वाला, तो ये हमारा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन कहलाएगा, क्योंकि ये वाला फंक्शन कहीं पे भी कांस्टेंट नहीं है, और ये वाला फंक्शन यहाँ बीच में एक जगह कांस्टेंट हो गया था, ठीक है ना। एक और केस बताता हूँ, अगर मैं एक और बनाता हूँ, अभी मैंने बनाया भी था बल्कि साइन एक्स का, तो ये फंक्शन कैसा है, neither increasing nor decreasing। हाँ, बस एक पर्टिकुलर इंटरवल के लिए भी मैंने बात करी थी, पर्टिकुलर इंटरवल के लिए इसको इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग हम
बता सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। आई होप कि इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में आपको फ़र्क समझ में आ गया होगा। तो मेन हमारा जो फ़र्क है वो ये भी है कि अगर अगर हमारा x1 इज़ ग्रेटर देन x2 है और यहाँ पे fx1 इस चलो बाद में बताऊँगा इसको, ये चीज़ बाद में बताऊँगा। ठीक है, चलिए कुछ एग्जांपल्स करते हैं। ये वाला फंक्शन है fx इजकल टू -x+3, इसको बताना इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है। तो इसका जो ग्राफ बनाऊँगा मैं वो इस तरीके से बनेगा, इस तरीके से ग्राफ बनेगा, बना के देख लेना। ठीक है, स्ट्रेट लाइन है, इस तरह से ग्राफ बनेगा। और यहाँ पे आप नोट करना कि ये फंक्शन जो है x की वैल्यू, देखो x की वैल्यू इधर को बढ़ती है, ध्यान रखना x की वैल्यू इधर बढ़ती है और fx की वैल्यू ऊपर की साइड बढ़ती है। तो x की वैल्यू यहाँ पे कम थी क्योंकि लेफ्ट हैंड में x की वैल्यू बढ़ती जा रही है, लेकिन fx की वैल्यू डिक्रीज होते होते नीचे को जा रही है। ठीक है, तो ये फंक्शन कैसा है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है ऑन r। ठीक है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि हम हर क्वेश्चन में ग्राफ बनाएं, ज़रूरी नहीं है कि हम हर क्वेश्चन में ग्राफ बनाएंगे। तो मैं एक डेफिनेशन बता रहा हूँ कि किस तरीके से हम इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग को शो करेंगे। तो यहाँ पे देखो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का, क्योंकि अभी तक हमने यूज़ नहीं किया है, सिर्फ ग्राफ का यूज़ किया है। तो हमें करना क्या है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का यूज़ कैसे करेंगे। अगर हमें इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग देखना है तो हम उसका डेरिवेटिव निकाल लेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव। ठीक है, तो डेरिवेटिव निकाल के सपोज दैट एफ डैश एक्स आया हमारा डेरिवेटिव। ठीक है, एफ डैश एक्स हमारा डेरिवेटिव आया। एफ डैश एक्स अगर हमारा पॉजिटिव या ज़ीरो के इक्वल आता है तो वो फंक्शन इंक्रीजिंग होगा, इंक्रीजिंग। अगर हमारा एफ डैश एक्स ज़ीरो से बड़ा ही आया, यानी पॉजिटिव ही आया, ज़ीरो नहीं आया, तो वो फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। ठीक है, अगर हमारा एफ डैश एक्स ज़ीरो से छोटा यानी कि नेगेटिव आया, ज़ीरो के इक्वल आया, तो वो फंक्शन डिक्रीजिंग होगा। और अगर हमारा डेरिवेटिव ज़ीरो से छोटा यानी नेगेटिव आया कम्प्लीटली, तो वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। ठीक है ना, चलिए स्टूडेंट्स तो देखते हैं। और अगर एफ डैश एक्स हमारा ज़ीरो के इक्वल आता है, ओनली ज़ीरो के इक्वल, तो फंक्शन नीदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग होगा। ठीक है, तो ये एफ डैश एक्स ही क्यों आया, एफ डैश एक्स ही क्यों आया है, क्योंकि आगे नेक्स्ट चैप्टर में आप पढ़ोगे कि किसी भी सपोज दैट ये कोई कर्व है, किसी भी कर्व पे आप टेंजेंट जब ड्रॉ करते हैं, किसी भी कर्व पे कि किसी भी पॉइंट पे आप टेंजेंट जब ड्रॉ करते हैं, तो इस टेंजेंट का जो स्लोप होता है एम, वो होता है dy/dx एट दिस पॉइंट, ठीक है ना। तो dy/dx का मतलब है, अब हम हर जगह स्ट्रेट लाइन बना लेंगे, क्योंकि जितने भी कर्व हैं उनके सभी पॉइंट्स पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके हम टेंजेंट ड्रॉ करके हम स्ट्रेट लाइन्स क्रिएट कर लेंगे बहुत सारी। और स्ट्रेट लाइन का पता बड़े इजीली लगाया जा सकता है कि वो इंक्रीजिंग है और डिक्रीजिंग है, इसलिए हम एफ डैश एक्स निकालते हैं। ठीक है ना, क्योंकि ये स्लोप बताती है, स्लोप को रिप्रेजेंट करती है किसी भी कर्व के किसी भी पॉइंट पे। ठीक है ना, इसलिए एफ डैश एक्स। अब अगर ये पॉजिटिव हुआ, यानी स्लोप अगर पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव स्लोप कैसा होता है, पॉजिटिव स्लोप इस तरह से होता है क्योंकि जो पॉजिटिव थीटा बनाता है। ठीक है ना, और नेगेटिव स्लोप होता है ये जो 90 डिग्री से बाहर एंगल हो जाता है,
ठीक है, तो वो नेगेटिव स्लोप बनाता है। इस तरह से अगर ये है तो ये पॉजिटिव स्लोप होगा, और नेगेटिव स्लोप होगा, और ये इस तरीके से ये पॉजिटिव स्लोप होगा। ठीक है, सो स्टूडेंट्स अब कुछ एग्जांपल्स, कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं। सपोज करो ये वाला फंक्शन है, ये सारे टॉपिक जितने भी फॉर्मूले मैंने बताए हैं नोट कर लेना। ये क्वेश्चन है f(x = -3x+2)। अगर आप लोग ग्राफ से बनाओगे तो ग्राफ से कर लेना, वरना सीधा सा है कि f(x) निकालो, ये आएगा -3 और ये डायरेक्टली दिख रहा है मुझे नेगेटिव। ठीक है, तो लिख देंगे सो f इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन कैपिटल R। ठीक है, एक और क्वेश्चन लेते हैं। शो दैट द फंक्शन f = 7x - 3। सेम है बिल्कुल, f(x) अगर मैं निकालता हूँ यहाँ पे तो यह जगह 7, तो ये आ गया पॉजिटिव, तो ये हो गया हमारा। सो f इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन कैपिटल R। ठीक है, सिमिलरली एग्जाम्पल नंबर 8 अगर हम करते हैं फ्रॉम द NCERT, सॉल्यूशन अगर मैं करता हूँ इसका तो यह जगह f(x) हमारा अगर आएगा, सॉरी f(x) निकाल, f(x) गिवन है, f(x = x³ - 3x² + 4x। f(x) यहाँ पे निकालता हूँ तो यह जगह 3x² - 6x + 4, और यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर जरूर बना लेना इसको। इसको परफेक्ट स्क्वायर बना लेना ताकि आप इसका पता लगाया जा सके कि ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है। तो 3 कॉमन लूँगा, x² - 2 आएगा, और x² - 2 मैं 1 ऐड कर दूंगा तो ये x - 1 का होल स्क्वायर बन जाएगा। +1, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, आप लोग करके देख सकते हैं, यही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं, हेयर होल स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव, या 0 के इक्वल भी हो सकता है। ठीक है, सो 3 × x - 1 का होल स्क्वायर +1 इज ऑलवेज पॉजिटिव, इक्वल भी हो सकता है 0 के। ठीक है ना, 0 के इक्वल अगर हुआ तो फिर भी बना रहा है, तो ये इक्वल टू का साइन नहीं लगेगा, 0। ठीक है, सो f इज, देखो ये समझ में आया, साइन मैंने इक्वल टू क्यों हटाया, क्योंकि अगर सपोज दैट, क्योंकि ये तो 0 से बड़ा होगा या 0 के इक्वल होगा, अगर ये 0 भी हुआ तो यहाँ पे 0 अगर वैल्यू रखता तो ये पूरा 0, लेकिन फिर भी +1 बचेगा, तो ये हमेशा पॉजिटिव आएगा। ठीक है, सो f इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन R। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैंने आपको ये सारे क्वेश्चंस बताए। एग्जाम्पल नंबर 9, f(x = cos x) है, इसको बताना है। अगर मैं सॉल्यूशन इसका करूं तो f(x) जो आएगा हमारा आएगा -sin x। अब अगर इंटरवल 0 to π की बात करता हूँ, 0 से लेके पाई तक, 0 से पाई, 0 यहाँ होता है, पाई होता है यहाँ, और sin x हमेशा यहाँ से लेके यहाँ तक पॉजिटिव रहता है। sin x जो है फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव रहता है, तो अगर sin x फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है तो -sin x हमेशा नेगेटिव रहेगा। ठीक है, हमेशा नेगेटिव रहेगा। लिख देंगे सिंस sin x इज ऑलवेज पॉजिटिव इन 0 to π ओपन इंटरवल में। ठीक है, सो -sin x इज ऑलवेज नेगेटिव। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे hence f is
स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन 0 to पाई। और इसी तरीके से सारे इंटरवल्स का हम पता लगा सकते हैं। पाई टू 2 पाई में साइन एक्स नेगेटिव रहता है तो माइनस साइन एक्स पॉजिटिव हो जाएगा, इसलिए इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो जाएगा। और 0 to 2 पाई में साइन एक्स 0 to 2 पाई में दोनों इंटरवल को अगर मिला तो यहाँ से यहाँ तक ये पॉजिटिव रहता है साइन एक्स, यहाँ से यहाँ तक नेगेटिव रहता है, तो ये बढ़ भी रहा है घट भी रहा है, इसलिए नीदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग इसका आंसर आ जाएगा। सो स्टूडेंट्स, आई होप कि ये एक्सरसाइज जो आपकी 6.2 है ये आप लोग कंप्लीट कर लेंगे। जो भी क्वेश्चन नहीं होगा वो मेरे साथ डिस्कस कर लेंगे। 19 क्वेश्चन है, 19 के 19 आपको करने हैं। ओके स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।